हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आपको मालूम है कि बेरोजगार आदमी दिनों दिन दबता ही चला जा रहा है, दबता ही चला जा रहा है। आज हम उसी को लेकर आगे ऐसी मुहिम को आगे बढ़ाएंगे जिसमें हम अपने हरियाणा के लिए लड़ेंगे, हरियाणा के युवा के लिए लड़ेंगे। जो हरियाणा के युवा जितना स्ट्रगल कर रहे हैं, नौकरी दो दो तीन तीन साल हो गए हैं, उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है। कहीं ना कहीं रिजल्ट पेंडिंग पड़े हैं, कहीं ना कहीं उसको भर्ती को पूरा नहीं किया जा रहा है। आज हम उसी के लिए आपको बताएंगे कि आपको उस मुहिम के साथ कैसे जुड़ना है। जैसे एसएससी ने अपना एक कैलेंडर जारी किया है, वैसे ही आपको हरियाणा को भी जगाना होगा, खट्टर सरकार को जगाना होगा, एचएसएससी चेयरमैन को जगाना होगा कि जागो, हमारा भविष्य आपके हाथों में है, आप उसको पूरा करो, ताकि इनको अकल आ सके कि हम क्या कर रहे हैं, हम एक युवा के साथ क्या गलत कर रहे हैं। तो आपको एक ऐसी मुहिम के साथ जुड़ना पड़ेगा। जैसे कि एसएससी ने जैसे रिकॉर्ड बनाया है, जैसे ट्रेंडिंग पर उनकी फिर को ट्विटर गया है, वैसे ही आपको हरियाणा का भी कल सुबह 11 बजे 3 सितंबर 2020 को सुबह 11 बजे आपको ट्वीट करना है और स्पीक फॉर एचएसएससी स्टूडेंट्स, एचएसएससी डिक्लेयर पेंडिंग रिजल्ट। आपको सबके लिए ट्वीट करना है, आपको ज्यादा भी ट्वीट नहीं करना है, इसी हैशटैग को यूज करते हुए आपको ट्वीट करना है, ताकि ये इंफॉर्मेशन खट्टर सरकार तक पहुंच सके, एचएसएससी चेयरमैन तक पहुंच सके कि स्टूडेंट के साथ कितना गलत हो रहा है। और स्पीक फॉर एचएसएससी स्टूडेंट के लिए ये जो आपके हैशटैग है, ये आपको यूज करते हुए आपको ट्वीट करना है ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके। अगर आपने ट्विटर अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो ट्विटर को सबसे पहले जाके डाउनलोड करें और वहां पे हैशटैग स्पीक फॉर एचएसएससी स्टूडेंट का हद से ज्यादा जितना हो सके आपको कल सुबह 11 बजे कमेंट पे कमेंट करना है, ताकि जो जैसे एसएससी का ट्रेंडिंग बिल्कुल ट्रेंडिंग हुआ था, वैसे ही एचएसएससी का भी ट्रेंडिंग होना चाहिए, ताकि खट्टर सरकार को पता चलना चाहिए कि वो हमारे साथ कितना गलत कर रही है, हम जैसे युवा के साथ कितना गलत हो रहा है। तो आपको आज मैं बताऊंगा कि क्या क्या गलत हो रहा है हमारे देश में, कितना गलत हो रहा है, कितने हाई लेवल पर गलत हो रहा है, जिसका मतलब सरकार को देखने के, हमारी मीडिया को भी दिखाने का भी टाइम नहीं है। तो आपको मेरी गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखना, आपको समझना कि आपके साथ कितना गलत हो रहा है और कितना गलत हो सकता है। तो अब ये देखिए, एक किसी ने एडिटिंग करके एक वीडियो डाली है, फोटो डाली है। अब कहीं ना कहीं ये बातें भी कई जगह सच है। देखिए क्या लिखा है, काला धन का सपना दिखाकर रिजर्व बैंक खाली कर दिया। ये बात सच है, काला धन का सपना दिखा के कि काला धन वापसी आएगा। कौन सा काला धन वापसी आएगा, हमारा देश का जो धन था वो ये देश से नहीं है। आज जो मिडिल फैमिली है उनके पास पैसा ही खत्म होता जा रहा है, जो गरीब है वो और गरीब होता जा रहा है, मिडिल फैमिली भी गरीबों की कैटेगरी में आती जा रही है, और जो जितने भी अमीर है वो और अमीर होते जा रहे हैं। तो कहां पर है वो धन जो हमारे जेबों में आना था, हमारे अकाउंट्स में आना था, कहां पर है। रोजगार देने का सपना दिखाकर बेरोजगारी में नंबर 1 बना दिया। अब हरियाणा को देख लीजिए ना, हरियाणा में अनएम्प्लॉयमेंट रेट पर फर्स्ट नंबर पे आ गई है। क्या कर रही है खट्टर सरकार, मतलब एक छोटा सा हरियाणा जो जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट 33% आ गई है, और एक जहाँ पे यूपी बिहार देख ली, इतनी पॉपुलेशन होने के बावजूद भी इतनी परसेंटेज उनकी अनएम्प्लॉयमेंट रेट की नहीं है जितनी परसेंटेज हमारे यहाँ पे हरियाणा की आई है। मतलब 33% अनएम्प्लॉयमेंट रेट, क्या हद होती है खट्टर सरकार की बिल्कुल ही, कि 33% हो गई है। इतना होता है कि एक छोटे से स्टेट की इतनी ज्यादा बेरोजगारी आ गई है कि उसको बस नौकरियां ही नहीं देने के लिए वैसा कहता है मैंने इतनी नौकरियां दी नहीं है। कहाँ है वो नौकरियां, कहाँ है वो बच्चे, बच्चे यार दर दर भटक रहे हैं और कह रहे नौकरी दे दिए। दुगनी आय बोलकर आय ही खत्म कर दी, आय ही नहीं रह गई है लोगों के पास। जहाँ पे लोगों को 50,000 में मिलती थी, आज उसको कंपनी वाले प्राइवेट, ये कहते हैं कि प्राइवेट जॉब करिए, आप प्राइवेट सेक्टर को बढ़ाइए, हर चीज को ही प्राइवेट करना चाहते हैं। लेकिन प्राइवेट जॉब में कहीं ना कहीं सैलरी तो हो, वहां पे भी कहीं पे सिक्योरिटी नहीं है। आज ये कोरोना वायरस का टाइम चला है तो प्राइवेट सेक्टर वालों ने कईयों को हटा दिया है, बड़े बड़े पोस्टों को हटा दिया है। तो कहाँ पे सिक्योरिटी ले खट्टर सरकार जी, कहाँ पे सिक्योरिटी ले। मोदी जी हमको जवाब दीजिए कि कहाँ पे सिक्योरिटी ले। आप तो यहाँ पे मन की बात में बोल देते हैं कि खिलौने बनाए, आप नया रोजगार स्टार्ट करें, एक दिन ये नया रोजगार आगे जाके पता नहीं कितना कुछ करेगा, कहाँ करेगा ये तो हमको बता दीजिए कि यहाँ ऐसे ऐसे होगा। आपने तो बोल दिया होगा, तो आपके बोलने से नहीं होगा ना, आपके बोलने से अगर हो जाता तो 7 साल में आपकी सरकार पता नहीं क्या से ये आज युवा सड़कों पर नहीं आता। आज तक युवा सड़कों पर नहीं आया, लेकिन इन 3-4 सालों में युवा सड़कों पर आने पर मजबूर हो चुका है। आप उनकी सुनवाई नहीं कर रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि हम रोजगार देंगे, कौन सा रोजगार देंगे, रोजगार की तो बात ही नहीं करते आप। मैंने भी मन की बात आपकी इतनी बार सुनी है, आप रोजगार की बात तो करा करो। आप रोजगार की बात एक बात तो बोला करो कि हमारे युवा के लिए रोजगार हम ये निकाल लेंगे, जो निकाल रखे हैं उन्हीं उन्हीं पे काम करवा दो। उन्हीं पे काम करवा दोगे तो बहुत जो युवा है वो बेरोजगारी से हट जाएंगे, उनको जॉब मिल जाएगी। उन्हीं पे बोल दिया करो, अगर आपसे नहीं बोला जाता कि नए रोजगार निकालेंगे। सस्ता पेट्रोल बोलकर डीजल, आज डीजल पेट्रोल से महंगा है। लोग पहले वो बोलते थे कि डीजल की गाड़ी लेनी है, डीजल की गाड़ी लेनी है, आज डीजल पेट्रोल से महंगा है। तो कहाँ की महंगाई है। आपको आप तो बहाना बना देते हो कि पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है। इंटरनेशनल लेवल पे हम भी पढ़ते हैं मोदी जी, हम भी पढ़ते हैं इंटरनेशनल लेवल पे पेट्रोल और डीजल इतना सस्ता हुआ है कि आप उसका ट्रिपल रेट इंडिया में आप अपने पूरा करने के लिए
आप अपने खजाना भरने के लिए इतना पैसा ली जा रहे हैं गवर्नमेंट, जो मतलब एक मिडिल फैमिली है वो तो इन्हीं चीजों में रह जाएगा। आपके लिए 1-2 रुपए होता है, लेकिन लेकिन मिडिल फैमिली के लिए 1-2 रुपए ही बहुत फायदेमंद होता है। बुलेट ट्रेन दिखा के भारतीय रेल भी बेच दिया आपने, भारतीय रेल को प्राइवेटाइजेशन कर दिया। एनटीपीसी 2 साल हो गया, आप मतलब 500 रुपए आपने फीस ली थी और आपने कहा था कि 400 रुपए आपके वापसी आ जाएगी। क्या धंधा बना रखा है, मतलब हद से ज्यादा धंधा बना रखा है कि आपने 500 रुपए 2.5 करोड़ बच्चों से भरवा लिए। उसके बाद आपने कहा 400 रुपए वापसी आएंगे जब हम पेपर लेंगे। कब लेंगे पेपर? आपने धंधा बना दिया, आपका तो खजाना भर गया उसमें 500 रुपए देकर। कितने बच्चे अरबों में आपका पैसे इकट्ठे हो गए। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे इनके पैसे इकट्ठे होते हैं, कैसे कैसे ये लोगों का पागल बना रहे हैं, और लोग पागल बन रहे हैं। लोग सोच रहे हैं कि मोदी सरकार जी हमारे लिए ये कर रही है, हमारे लिए वो कर रही है, और लोग पागल बनते जा रहे हैं। तो आप युवाओं से भी एक अनुरोध है, आप जागिए, आपके जागने का टाइम आया है। गवर्नमेंट इतना गलत कर रही है कि आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि गवर्नमेंट आपके साथ कितना गलत कर रही है। तो हर किसी को आज जागने की जरूरत है। अगर हमको प्रोटेस्ट करना पड़ जाए तो हम प्रोटेस्ट भी करेंगे। हम खट्टर सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे कि हरियाणा पुलिस की जो भर्ती है उसको पूरा कराया जाए। हरियाणा क्लर्क का रिजल्ट है जो 1 साल हो गया पेंडिंग पड़ा है, वो पूरा नहीं हो पा रहा है। हरियाणा पटवारी का एग्जाम है, हरियाणा ग्राम सचिव का एग्जाम है, ये भर्तियां कब पूरी होंगी? आईटीआई इंस्ट्रक्टर की भर्ती 10 साल हो गए हैं। मैं आपको बताऊंगा कि कितने साल हो गए हैं, कितनी बार उसको रीएडमिटमेंट किया गया है, और उसके बाद भी उसका अब डीवी पोस्टपोन कर दिया है। तो हमको हर बात का एक जवाब चाहिए। तो आपको इसी मुहिम के साथ जुड़ना है ताकि हम खट्टर सरकार से जवाब मांग सके। बोल, अब ये देखिए आईटीआई की जो मैं बात कर रहा था, अब ये देखिए 7 बार आईटीआई की जो भर्ती है वो रीएडमिटमेंट हुई है। 7 बार, 2013 में पहले हुई है, 2017 में, 2017 में, फिर 2018 में, 2018 में, 2018 में, 2019 में। 7 बार रीएडमिटमेंट हुई है। 2010 की भर्ती है ये, और 1 बार पेपर कैंसिल हुआ है। 3 बार डीवी पोस्टपोन्ड हुआ है। पहले 13 मार्च को हुआ, फिर 26 मार्च को हुआ, फिर 28 अगस्त को हुआ। इसी साल में 3 बार डीवी पोस्टपोन्ड हो गए। आप डीवी ऑनलाइन करवा सकते हैं, आपको ही पता है, आप डीवी ऑनलाइन करा सकते हैं। जब आप पीटीआई का एग्जाम ले सकते हैं तो डीवी के लिए इतने बच्चे कहाँ हैं कि आप उसका एग्जाम भी नहीं ले सकते? तो खट्टर सरकार जी कुछ तो सोचिए, कुछ तो आप दिमाग लगाइए कि बच्चों के साथ क्यों गलत कर रहे हैं। अपने बच्चों ने आपका क्या बिगाड़ा है? इन्हीं ने, इसी युवा को तो आपने जब इलेक्शन के टाइम पे आगे बढ़ाया था कि हम इन्हीं युवा को आगे बढ़ाएंगे, हमको वोट दीजिए। आज युवा ने आपको वोट दिया है तो आपको युवा के लिए नौकरी क्यों नहीं निकाल रहे? आप युवा के लिए क्यों नहीं सोच रहे कि आप एक पेपर 10 साल हो गए उसकी भर्ती पूरी नहीं करा पा रहे? आप बहाना बना देते हैं। पीटीआई का एग्जाम आपने 2005 में लगे लगाए लोगों को आपने हटा दिया। उनके बच्चे थे, उनका परिवार था, उनका सब कुछ था, वो काम बताओ 40-45 साल के हो रहे हैं, वो नौकरी कहाँ करेंगे? आपने तो कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल करी। सुप्रीम कोर्ट के पास कैसे गई होगी? आपने ही तो कहा होगा उसको कि ये हुड्डा सरकार की भर्ती है, उसको कैंसिल किया जाए। आप तो मतलब ये सोच रहे हैं कि आप तो घर बैठे सब कुछ आपकी मर्जी से होता रहे। देश में जो चल रहा है चलता रहने दीजिए, देश डूबता है डूबता रहने दीजिए, देश में जो होता है वो होता रहने दीजिए। आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है कि आप क्या देश का क्या भविष्य किन हाथों में जाता जा रहा है। आपको तो ये लगता है कि जो हो रहा है बस ठीक हो रहा है। आपको तो एक भर्ती से मतलब नहीं है, आपको तो ये भी नहीं है कि बेरोजगार कैसे दूरी करनी है। बस आपने एक बार भी बोला अनएम्प्लॉयमेंट रेट जब 33% हरियाणा के है, आपने एक बार भी बोला कि इसको हम कम करेंगे या हम इसको कम करने में ये सहायता करेंगे? आप तो बोल देते हो कि 5000 भर्तियां पुलिस की खाली पड़ी है, हर साल कराएंगे। 2 साल हो गए, पहले उसको तो पूरा करा लीजिए। 5 साल बाद तो दोबारा बाद में कराना, कि पहले तो इसको पूरा करा लीजिए जो खाली पड़ी है। कुछ तो सोच लीजिए। अब ये देख लीजिए, न्यूज देखिए आप, पिछले 5 दिनों में जब पीएम केयर फंड्स लाया गया था, पहले 5 दिनों में पीएम केयर फंड्स को 3076 करोड़ रुपए मिले हैं। अब आप हिसाब लगा लीजिए, सिर्फ 5 दिन में, पहले 5 दिन में पीएम केयर फंड को 3076 करोड़ रुपए। खुद और गवर्नमेंट कहती है कि हमारे पास पैसा ही नहीं है। अरे गवर्नमेंट, अरे मोदी जी, आप कहां किसका पागल बना रहे हो? किसका? 5 दिन में आपके पास पीएम केयर्स फंड में 3076 करोड़ रुपए आ गए। अभी तो 5 दिन का डाटा है, 5 महीने से उसमें पैसा आता जा रहा है, अरबों रुपए इकट्ठा हो चुका है, और आप कह रहे हैं कि हमारे पास पैसा ही नहीं है। खट्टर सरकार कह रही है हम कर्जे में आ गए। अरे कौन से कर्जों में आ गए? आप तो पहले भी 5 साल पहले भी आप यही कहते थे कि हुड्डा सरकार ने कर्जे में डाल दिया, हमारा खर्चा उतारने में टाइम लगेगा। चलो आपको कर्जा उतारने में आपको 7 साल लगे, अब फिर कह रहे हैं कि आप कोरोना करके आपके पास इतना भी वो नहीं था कि 1-2 महीने आप सेटल कर सके, 1-2 महीने आप। अरे इतना पैसा है गवर्नमेंट के पास, कहाँ लेके जाएगी इसे? ये सब युवाओं में लगेगा, अगर देश में लगेगा जब तो देश आगे बढ़ेगा। वो देश के लिए होता है पैसा, तो देश का पैसा देश के लिए यूज करोगे जब तो आगे बढ़ेगा। अगर आप सोचो कि आप घर बैठे इन पैसों को खाओगे, कहाँ खवाओगे? पहले एक सरकार खा गई, पहले दूसरी सरकार, हर सरकारों का यही काम है क्या
कि आज युवा को ही पॉलिटिक्स में आना पड़ेगा क्या? आज पॉलिटिक्स में आने से हर कोई डरता है कि पॉलिटिक्स तो गंद है, पॉलिटिक्स को गाली देते हैं। क्यों गाली देते हैं? क्योंकि आप जैसों ने जब लोग पॉलिटिक्स को गंदा बना रखा है, आप जैसों ने पॉलिटिक्स में लोगों को आने से मजबूर, लोग ऐसे जो अच्छे लोग हैं जो पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं लेकिन आपकी वजह से नहीं आना चाहते, उनको पता है पॉलिटिक्स में इतना गंद हो चुका है कि पॉलिटिक्स में सिर्फ अपना आप घर भरा जाता है, किसी के बारे में कुछ नहीं सोचा जाता है। इलेक्शन के टाइम पे तो आपको आप पैर भी पकड़ने तैयार हो जाते हो, उसके बाद आपकी सुनवाई भी नहीं होती है किसी की। कुछ तो सोचिए, 3076 करोड़ रुपए पहले 5 दिन में आ गए और आप कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है। अब ये देख लीजिए, 3 दिन पहले न्यूज आई थी, 23% हमारी जीडीपी गिरावट में आई है, माइनस में 23%। मतलब जीडीपी गिरने का मतलब जानते हैं कि मतलब हमारी बेरोजगारी और बढ़ना, जिसकी तरफ हमारी गवर्नमेंट का कोई भी ध्यान नहीं है। हमारी जो निर्मला सीतारमण जी, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, वो तो आज तक कभी इकोनॉमी के बारे में बोलती भी नहीं दिखी हमको। तो ये पैकेज है, ये पैकेज है, 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज, यही नहीं समझ आया कि किसके लिए बना था और किसके लिए चला गया। किसी को उसकी चीज की कोई नॉलेज नहीं थी कि 20 लाख करोड़ रुपए किसके लिए आया था। अगर किसी को नॉलेज होती तो आज पता चलता कि 20 लाख करोड़ रुपए का जो पैकेज था वो किसके लिए निकाला गया था। तो कुछ तो मतलब हर किसी को, युवा को आज जवाब जवाब लेने की गारंटी है कि जवाब मिलना चाहिए हमको, कि हमको जवाब दो खट्टर सरकार जी, हमको जवाब दो कि हमारे साथ इतना गलत क्यों हो रहा है। तो आप सभी को इसके लिए प्रोटेस्ट करना ही करना है। आपको ट्विटर पे इसके लिए जितना हो सके कमेंट ट्वीट करने ही करने हैं। जितने आप ट्वीट करोगे उतने ज्यादा पता चलेगा खट्टर सरकार को कि अगर युवा इकट्ठा हो सकता है तो वो बहुत कुछ कर सकता है। आपको एचएसएससी जो इतना करप्ट हो चुका है, जो हमारी भर्तियों को रोक के खड़ा है, उसके लिए आपको संघर्ष करना ही पड़ेगा। और संघर्ष ऐसा करना पड़ेगा, एक दिन का संघर्ष नहीं है। आपको इकट्ठे हो गए जितना हो सके उतना संघर्ष करना पड़ेगा, ताकि आपको इनको पता चल सके कि देश में कितनी बेरोजगारी आ चुकी है, लोग कितने हो चुके हैं। पीटीआई आज भी हम देखते हैं सड़कों पर बैठे हुए हैं, जिनका पेपर तो आपने ले लिया लेकिन आज जो लगे हुए थे वो आज भी सड़कों पे बैठे हुए हैं। वो अपने घर बार छोड़कर अपनी अपनी जो लेडीज हैं वो भी घर सड़कों पे बैठी हुई है। मतलब आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। और हमारा मीडिया तो इतना बिक चुका है कि उनको दिखाने का भी टाइम नहीं है कि हमारे देश में किस चीज पे गलत हो रहा है। एक चीज को, एक न्यूज को पकड़ लेंगे वो अनुगौर। मैं आपको लास्ट में एक वीडियो क्लिप सेंड करूंगा जिसमें आपको देखना है कि आप कौन से न्यूज चैनल को चुने, कौन हमारे साथ खड़ा है। आप तो देखते हो, आज तक देखते हो, इंडिया टीवी देखते हो, रविश कुमार उसको देखते हो, अनु गोस्वामी को आपको अच्छा लगता है उसका बोलना, वो पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। लेकिन आपको जो आपकी बेरोजगारी के लिए बोल रहा है उसको भी देखना बहुत जरूरी है। मैं आपको वीडियो क्लिप सेंड करूंगा तो आप उसके बाद आप डिसीजन ले लेना कि आपके साथ कौन सा मीडिया खड़ा है और कौन सा मीडिया नहीं खड़ा है, ताकि आपको पता चले जाएगा कि हमारा मीडिया कितना बिक चुका है। और हमको ना कांग्रेस सरकार चाहिए ना हमको बीजेपी चाहिए। हम तो बेरोजगार हैं साहब, हमको तो सिर्फ रोजगार चाहिए। हमको तो सिर्फ रोजगार दीजिए। अगर आप नहीं दे सकते रोजगार तो हमको बताइए, फिर हम ऐसा प्रोटेस्ट करेंगे कि आपको रोजगार घर पे आके भी देना पड़ सकता है। क्योंकि फिर हम अगर युवा अगर सड़कों पर आ गया, युवा ने अगर कुछ कर दिया, तो ये ध्यान रखिए बहुत युवा है, इतना युवा है कि कम से कम अगर हरियाणा की भी देखें तो 15-20 लाख फार्म कलर के भरे गए थे। 15-20 लाख बच्चे भी अगर सड़कों पर आ गए तो आप ये देख लीजिए कि कितना गलत हो जाएगा। इसलिए हमारी मांगों को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप सुन लीजिए, ताकि आपको पता चल सके कि बेरोजगार दर जो है हरियाणा में वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। खट्टर सरकार तो मतलब अब उनको कोरोना हुआ है तो इतने बड़े हॉस्पिटल में, जितने भी मंत्री हैं इतने बड़े हॉस्पिटल में जा रहे हैं कि सरकारी, एक बार किसी मंत्री को अगर कोरोना हुआ है तो सरकारी हॉस्पिटल में भेजें, ताकि उनको हमारे सरकारी हॉस्पिटल की कंडीशन पता चल सके कि सरकारी हॉस्पिटल भी कितना गंदा है, कितना कुछ अंदर हो रहा है, क्या कुछ उसमें कमियां है, पता चल सके उनको अपनी कमियों का। खुद तो अपने बढ़िया हॉस्पिटल में इलाज कराते हैं और गरीबों को मार देते हैं कि मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाने के लिए मजबूर कर देते हैं। फिर हम कहते हैं कि हमारा सिस्टम ही खराब है। हमारा सिस्टम तो आप जैसे लोगों ने खराब कर रखा है, और सिस्टम खराब नहीं है हमारे जैसे। जिस सिस्टम है तो सारा तो आपके अंडर में आ चुका है, आपको आपके सामने कोई बोलने वाला नहीं है। अब हम चुप नहीं रहेंगे खट्टर सरकार। अगर 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 आपने अभी भी आपने हमारी बात नहीं सुनी तो हम ये जो प्रोटेस्ट है इसको इतना बढ़ाएंगे ताकि आपको पता चलेगा। और मेरी सभी युवा से विनती है, अगर इसको ज्यादा से ज्यादा ट्वीट करना है, आपको स्पीक फॉर एचएसएससी स्टूडेंट के नाम से आपको ज्यादा से ज्यादा ट्वीट करना है ताकि ये खट्टर सरकार पहुंच सके। और आपसे अगर नहीं पहुंचा है तो अगर ये इसके बाद भी हमारी सुनवाई नहीं होती है तो हम रुकेंगे नहीं, हम जितना हो सकेगा उतना प्रोटेस्ट करेंगे ताकि हमारी हमारी सुनवाई को ज्यादा से ज्यादा सुना जा सके। और अगर आपको स्पीक फॉर एचएसएससी स्टूडेंट के नाम पे ज्यादा ज्यादा ट्वीट करना है। और मैं आपको एक वीडियो क्लिप सेंड कर रहा हूँ जिसमें आपको डिसाइड करना है कि कौन सी मीडिया आपके लिए सुन रही है और कौन सी मीडिया
नहीं सुन रही है। थैंक यू सो मच। नमस्कार, मैं हूं अर्णब गोस्वामी, आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। रोजगार का सवाल सिर्फ डेटा का सवाल नहीं है। हम ये तो जानते हैं कि जुलाई महीने में सैलरी पर काम करने वाले 50 लाख लोगों की नौकरियां चली गई। 50 लाख छोटी संख्या नहीं है कि इतने लोगों के सड़क पर आने की बात 2-4 ट्वीट और एक हेडलाइन से खत्म हो जाए। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने कहा है कि भारत के युवाओं में बेरोजगारी की दर 32% हो सकती है। 32% का मतलब है बेरोजगारी भयावह होने वाली है। जो कहते थे कि सुशांत की आत्महत्या एक रहस्य है, क्या अब वो पाताल में छिप गए हैं? दोस्तों, पूछता है भारत। पहले तो मैं चाहूंगा ममता काले, हम उन्हें एक मौका दें। मौका इस चीज का दें जी कि हमें 1 घंटे की डिबेट की जरूरत नहीं, सीधे सीधे ये हमसे माफी मांगे तो छोड़ देंगे, है ना ममता जी? ये माफी मांगे। अगर माफी नहीं मांगेंगे डीके राय, अगर आज मनोज तिवारी माफी नहीं मांगेंगे ना, तो मैं तो आज इनकी तथ्यों के साथ हजामत करने वाला हूं। ऐसे कार्यक्रमों से आपकी जिंदगी से पत्रकारिता की बुनियादी जरूरत ही मिटाई जा रही है। इसे समझने के लिए आपको फ्लैशबैक में ले जाना चाहता हूं। 20 मार्च से 25 अप्रैल के उन दिनों में जब न्यूज चैनलों के स्क्रीन पर तबलीगी जमात की खबरें छाई हुई थी। जरा सी कोशिश करेंगे तो आप याद करने लगेंगे कि उन खबरों को देखते हुए आप किस तरह की बातें करने लगे थे। मैं आपको फ्लैशबैक में इसलिए ले जाना चाहता हूं क्योंकि 21 अगस्त को बॉम्बे हाई कोर्ट का एक फैसला आया है। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में मरकज के कार्यक्रम में जो विदेशी नागरिक आए थे, उनके खिलाफ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बड़ा प्रोपेगेंडा चला और यह छवि बनाने का प्रयास किया गया कि ये विदेशी भारत में कोविड-19 के प्रसार के लिए जिम्मेदार हैं। यही कारण है कि इनके खिलाफ केस शुरू करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई प्रमाण नहीं है। रिकॉर्ड पर कोई प्रमाण नहीं है। दोबारा पढ़ रहा हूं। बोलो मेरे साथ, शैलेश पांडे, बोलो जोर से आवाज निकाल के। शैलेश पांडे, ऊपर देखिए, ऊपर ऊपर कैमरे के तरफ देखो। शैलेश पांडे, इतनी हिचक अच्छी नहीं। हाँ, कैमरे के सामने देखो और बोलो। मैं बोलूंगा, आप पीछे पीछे बोलेंगे। उद्धव ठाकरे जी, संजय राउत जी, अनिल देशमुख जी, परमवीर सिंह जी। बोलिए बोलिए, सुनना चाहता है पूरा भारत। बोलिए शैलेश जी, कम दम लगा के बोलिए, बोलिए, हो जाए एक बार। संदीप को गिरफ्तार करो, रिया को गिरफ्तार करो, संजय राउत जी बोलिए। पूछता है भारत, बोलिए बोलिए, आवाज दम भर के बोलिए, बोलिए। प्रीति पांडे जी बोलेंगे, अभी देखिए, बोलिए बोलिए। अरे सांप सूंघ गया क्या? बोलिए। लेकिन कहा है तो बता रहा हूं कि 2020 के साल में बैंक का फ्रॉड दुगना हो गया है। इनमें से करीब 1.5 लाख करोड़ का बैंक लोन फ्रॉड सरकारी बैंकों में हुआ है। सोचिए, लोग मामूली वेतन के लिए संघर्ष कर रहे हैं, या चंद हजार बड़े लोग 2.25 लाख करोड़ का बैंक फ्रॉड कर लेते हैं। कि मुंबई में नेता हैं जो अभिनेताओं के साथ मिलकर नशा करते हैं, कोकेन करते हैं, कोई पार्टी ड्रग है, एमडी करके कोई पार्टी ड्रग है, केमिकल ड्रग्स हैं, जो हार्डकोर ड्रग्स होते हैं ना दोस्तों, जो डेंजरस ड्रग्स कहे जाते हैं। मुंबई में बड़े बड़े नेता ये ड्रग्स लेते हैं। न्यूज चैनलों की टीआरपी से आप अपनी बीपी बढ़ा सकते हैं, जीडीपी नहीं। सच्चाई पर पर्दा डालने से कुछ नहीं होगा। अभी भी लोगों को चिट्ठियां मिल रही हैं कि अगले महीने आपकी नौकरी समाप्त होती है। नई नौकरी मार्केट में नहीं है। हमारे पास यह भी सिस्टम नहीं कि कई कंपनियां और संस्थानों ने कर्मचारियों को सैलरी नहीं दी, जनवरी फरवरी मार्च की रख ली, उनकी मेहनत की कमाई जब्त कर ली। वे कहां शिकायत करें? 30,000 50,000 रुपए लोगों के कंपनियों के पास पड़े। सुनिए शरद पवार जी, उद्धव ठाकरे जी नेता और अभिनेता हैं मुंबई में, जो ड्रग्स के लिए रिया से संपर्क में थे। विपक्षी दलों की सरकारें नीट और जेई की परीक्षा रद्द करने की मांग कर रही हैं, मगर उनकी सरकारें भी अपने यहाँ अलग अलग परीक्षाएं करा रही हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग की परीक्षा हो रही है, चाहे केरल हो या उत्तर प्रदेश हो या कोई भी राज्य हो। तालाबंदी के नाम पर करोड़ों लोगों का बिजनेस बर्बाद कर दिया गया, नौकरियां खत्म हो गई, मगर इन सब मामलों पर हमारी सरकारों से
एक नियम नहीं बन सका कि परीक्षाओं को लेकर हम ढंग का सबके लिए मान्य नियम बना सकें। पूछता है भारत, देशवासियों, आज 130 करोड़ हिंदुस्तानियों से, सुशांत सिंह राजपूत के लिए संघर्ष करने वालों से बहुत बड़ी साजिश हुई है, बहुत बड़ी साजिश। बहरहाल कोविड-19 के संदर्भ में बात परीक्षाओं की हो रही है तो कोविड-19 का भी रिकॉर्ड देख लेते हैं। WHO के डेटा के हिसाब से पिछले 23 दिनों से भारत में एक दिन में सबसे ज्यादा केस आ रहे हैं दुनिया भर में। जिस रिया पर सुशांत सिंह राजपूत की हत्या वाली साजिश का शक है दोस्तों, उस रिया की बात देश क्यों सुने? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी सालाना रिपोर्ट में कहा है बैंक संकट में है, उन्हें 3 लाख करोड़ की आर्थिक मदद देनी होगी सरकार को। इस रिपोर्ट के चंद घंटों के भीतर भारत सरकार राज्यों से कह देती है कि वो उनका हिस्सा जीएसटी का हिस्सा देने की स्थिति में नहीं है। क्या हम अब यह स्वीकार करने लगे हैं कि आर्थिक संकट हाथ से निकलता जा रहा है? ये बकवास कर रहे हैं। बकवास की भी हद होती है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, देखिए, बकवास की भी हद होती है। ये ड्रगी है, चरसी है, गंजड़ी है, गांजा लेता था, ड्रगी, ये ड्रगी है। ड्रगी 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 ड्रगी, अरे क्या ड्रगी, कहां के ड्रगी? कोरोना ने छात्रों की दुनिया को 2 हिस्से में बांट दिया है, ऑनलाइन दुनिया, ऑफलाइन दुनिया। एक हिस्सा ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा है, एक हिस्सा ऑफलाइन होने के कारण पढ़ाई नहीं कर पा रहा है। एनसीईआरटी ने एक सर्वे किया था और जिससे यह बात सामने आई कि ऑनलाइन क्लास के लिए 27% छात्रों के पास ना तो लैपटॉप है ना स्मार्टफोन है। 28% छात्र और उनके परिवार के सदस्यों ने कहा कि बिजली ना होने के कारण ऑनलाइन क्लास में बाधा पहुंच रही है। नमस्कार कर रहा है मेरे से, अरे हिम्मत है सामने आ संदीप, 1 to 1 बात करो। पिछली बार आए थे तो इधर पसीने पड़ गए थे तुम्हारे, हिम्मत है तो आ जाओ एक बार फिर। इस बार छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं चैलेंज कर रहा हूं तुमको टीवी पर। हिम्मत है तो आ सामने। अहमदाबाद में एक ऑटो वाले के घर में खाने के लिए अनाज नहीं था, खुदकुशी कर ली। दिल्ली के चांदनी चौक में 2 भाइयों ने कर्ज से तंग आकर खुदकुशी कर ली। मुंबई में स्टॉक ब्रोकर का काम करने वाले पति पत्नी ने खुदकुशी कर ली। वित्त मंत्री कितनी आसानी से एक्ट ऑफ गॉड कह गई। करोड़ों आम जिंदगियों पर यह तबाही एक्ट ऑफ गॉड से आई या फैसले में चूक की वजह से आई? शायद उनको अच्छा ना लगे, मगर मैंने पहले भी कहा था, ममता काले, आज फिर कह रहा हूं, होई वही जो राम रची राखा। ममता काले, होई वही जो राम रची राखा। बिल्कुल। और भगवान श्री राम सब कुछ देख रहे हैं जी। किसी भी न्यूज वेबसाइट या न्यूज चैनल पर जाइए, सुशांत सिंह राजपूत को लेकर 10-10 आइटम, न्यूज आइटम डेली की मिलेंगी। अर्थव्यवस्था को लेकर मुश्किल से एक आइटम मिलेगा। इससे होता यह है कि अर्थव्यवस्था में क्या हो रहा है आप तुरंत का तुरंत नहीं जान पाते हैं। जब आपकी नौकरी जाती है, बिजनेस बर्बाद हो जाता है, तब होश में आते हैं कि टीवी पर कुछ और दिखाकर हमारी जेब काट ली गई, और तब आप चिंता करते हैं मीडिया ये क्यों दिखा रहा है, वो क्यों नहीं दिखा रहा है। एनीवे, रिपब्लिक भारत अब पूरे देश की पहली पसंद बन गया है। इस उपलब्धि के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई।